नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं सप्लाई फॉर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें सप्लाई का मतलब था जब गुड्स या सर्विस ही हम सप्लाई कर रहे हैं और कॉन्फ़िगरेशन हमें रिसीव हो रहा है। तो इसका पॉइंट है सप्लाई फॉर कॉन्फ़िगरेशन इन दी कोर्स और फ्रेगनेंस ऑफ बिजनेस। तो सेक्शन कौन सा क्या इसका, सेक्शन 7(1)(a), राइट। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या आइटम्स आएंगी। सप्लाई का मीनिंग क्या है, अभी हमने डेफिनेशन की ना सेक्शन 7(1)(a) में। सप्लाई इंक्लूड सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफर, राइट। लाइसेंस आपने देना है किसी को, रेंट पे अपनी कोई प्रॉपर्टी देनी है, लीज पर देनी है आपने, या कोई डिस्पोज ऑफ करनी है, और होनी चाहिए फॉर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, राइट। तो कोई भी आइटम है फॉर कॉन्फ़िगरेशन है आपका, जिसे फॉर कॉन्फ़िगरेशन एंड इन दी कोर्स और फ्रेग्रेंस ऑफ बिजनेस, और बिजनेस के लिए होनी चाहिए बाय ए टैक्सेबल पर्सन। ये इसकी डेफिनेशन है सप्लाई इंक्लूड्स और फॉर कॉन्फ़िगरेशन। इट मीन्स अब देखते हैं, अब हम सारे डिस्कस करेंगे एक एक करके। देखो सप्लाई एज सेल का मतलब क्या है, ट्रांसफ़र का मीनिंग क्या है, बार्टर का मीनिंग क्या है, एक्सचेंज, फिर उनके एग्जांपल्स भी आएंगे। तो सबसे पहले आती है सप्लाई एज सेल। तो सेल इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है यहाँ पर ओनरशिप। जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप है ना, ओनरशिप इन गुड्स, वो हमने ट्रांसफ़र कर दी है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर वैल्यूएबल कॉन्फ़िगरेशन बट डज नॉट इंक्लूड ए मॉर्गेज। कई बार होता है ना, आप बैंक से लोन लेते हो, उसके लिए आप प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर रहे हो, तो मॉर्गेज में हम अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं बैंक को, तो उसका ये सप्लाई सेल नहीं मानी जाएगी। तो इट मीन्स बट इट विल नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड, मॉर्गेज नहीं आएगी आपकी, हाइपोथिकेशन नहीं आएगी, चार्ज नहीं आएगा, और प्लेज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चार चीज़ें आपकी नहीं आएंगी मॉर्गेज से लेके प्लेज तक। मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, चार्ज और प्लेज। द mortgage, hypothecation, charge or pledge is not supply and hence GST will not be levied। तो जब ये सप्लाई ही नहीं है तो उस पर GST भी चार्ज नहीं होगा जब आप मॉर्गेज करते हैं लोन लेने के लिए। लेकिन अब आके जब सेल कर रहे हैं गुड्स की और इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है, अब तो गुड्स हैं दो तरह की हैं, एक तो इलीगल गुड्स हैं आपकी और एक तो होती है प्रोहिबिटेड गुड्स। तो इलीगल गुड्स होती हैं जैसे स्टोलन गुड्स हैं आपकी, तो आपने सेल करी है इलीगल गुड्स की। फॉर एग्जांपल स्टोलन गुड्स, चोरी करी आपने, चेक करी, वो गुड्स आपने आगे भेजी, क्या वो सप्लाई मानी जाएगी? इट शैल बी कंसीडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स लायबल टू बी टैक्स। तो गवर्नमेंट ने उसको भी सप्लाई माना है, क्योंकि जब सेल करोगे आपको कुछ पैसे मिलेंगे, कंसीडरेशन मिलेगा, तो वो सप्लाई मानी जाएगी। बट सेल ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स जैसे नारकोटिक ड्रग्स हैं जिसकी गवर्नमेंट ने प्रोहिबिशन कर रखी है कि ये सेल कर ही नहीं सकते, इट शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई एंड नॉट लायबल टू टैक्स। तो इसको ये सप्लाई नहीं मानेंगे और उस पर कोई GST चार्ज नहीं होगा। हाँ, पेनल्टी चार्ज होती है इस केस में। तो ये था हमारा सप्लाई एज ए सेल। तो नेक्स्ट आता है सप्लाई एज ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है। ट्रांसफ़र मीन्स वेयर द ओनरशिप में नॉट बी ट्रांसफर्ड। इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं किया आपने, बट राइट या जो उसका टाइटल है गुड्स का इज ट्रांसफर्ड। अब राइट देखें किसी को कि आप गुड्स का राइट एंजॉय करो, वो हम आपको दे रहे हैं, यूज करो गुड्स को। राइट टाइटल इन गुड्स मतलब यूज करने के लिए। तो ट्रांसफ़र मीन्स टू पास ओवर, कन्वे, relinquishment of a right, abandonment of a claim, right, abandonment of a claim, alienate, so each or any of the above acts lawfully। तो अपने एक्ट में लीगल जो भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना है। तो ये होता है राइट करें अपनी चीज़। सप्लाई है कि बार्टर। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, बार्टर मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्टिव सर्विसेज फॉर अदर गुड्स एंड प्रोडक्टिव सर्विस। इसमें एक गुड्स के बदले में दूसरे गुड्स, जैसे पहले चलता था ना सिस्टम, आपने एक सेलर है जैसे, उसने गुड्स प्रोड्यूस करी हैं क्लॉथ, दूसरे ने प्रोड्यूस किया वीट, वो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। बट ये बार्टर होता है विदाउट यूज ऑफ मनी, जिसमें मनी का कोई यूज नहीं है। अच्छा, आजकल चलती है एक्सचेंज ऑफर, सप्लाई एज एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑफर में क्या है, पुरानी चीज़ दो नई ले लो और प्लस कुछ हम कैश में पेमेंट भी करते हैं। तो व्हेन टू पर्सन म्यूचुअली ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर फॉर गुड्स और सर्विसेज प्लस मनी, द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एन एक्सचेंज ऑफर। वो आपकी एक्सचेंज ऑफर मानिए। ये भी सेल है, बार्टर सिस्टम भी सेल है,
ट्रांसफ़र भी सेल है और सेल तो है ही सेल आपकी। तो ये सप्लाई है। नंबर ई, अब इसका एग्जांपल भी दिया, एक्सचेंज ऑफर्स ऑन प्रोडक्ट्स सच एज टेलीविजन, मोबाइल फोन एंड रेफ्रिजरेटर्स आर लायबल टू जीएसटी। फिर आता है सप्लाई है कि लाइसेंस आप दे रहे हो किसी को अपना रेंट पे प्रॉपर्टी दे रहे हो या लीज पे प्रॉपर्टी दे रहे हो, तो इन सब का सप्लाई की डिफरेंट मीनिंग क्या है। सच लाइसेंसिंग लीज एंड रेंटल ऑफ गुड्स विद और विदाउट ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज आर क्रिएटली सप्लाई ऑफ सर्विस बिकॉज देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ टाइटल ओनरशिप ऑफ इन सच ए सप्लाई। इसमें क्या होगा, हम ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र करके, सिर्फ ना उसको राइट देते हैं अपने गुड्स को यूज करने का। उसके बदले में हमें कुछ रेंटल इनकम मिलता है या लीज रेंट जिसे कहते हैं या लाइसेंस की फ़ीस हम जिसे कहते हैं, तो वो हमारा कॉन्सिडरेशन है। तो इट मीन्स विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज, हम कह रहे हैं ना विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज, एक है विद और विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज। तो आपका विद ट्रांसफ़र भी हो सकता है राइट टू यूज या विदाउट ट्रांसफ़र, उनमें क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो पहले देखते हैं विद ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज मीन्स इफेक्टिव पोजेशन एंड कंट्रोल ऑफ गुड्स इंडिविजुअल यूजर और बायर ऑफ गुड्स। इसमें क्या है, हमने जो पोजेशन है ना गुड्स का, पोजेशन एंड कंट्रोल ऑफ गुड्स इंडिविजुअल यूजर बायर ऑफ गुड्स, वो हम बायर को दे देते हैं, फिर वो अपने हिसाब से यूज़ करता है। बाद में जब वो उसका टाइम पूरा हो जाएगा हम अपनी चीज़ वापस ले लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कार के उन्होंने रेंट पे, अब एक ए पर्सन है, ए ने अपनी कार रेंट पे दे दी बी को 1 साल के लिए, तो कार भी देगी ना हमने इसको, पोजेशन दे दिया हमने इसको, बट ओनरशिप एक के पास है वो। तो इसको कहते हैं सप्लाई है, जो मतलब लाइसेंस है या रेंटल है या लीज है आपकी। ये हो गया विद ट्रांसफर ऑफ राइट टू, क्योंकि हमने कार देगी तो उसका पोजेशन उसको मिल गया, वो उसको पास राइट आ गया यूज करने का। अच्छा, एक होता है विदाउट ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज, इसमें क्या हम इसको पोजेशन नहीं देंगे, पर हम अपनी चीज़ उसको मतलब उसके बाद भेजेंगे ताकि वो यूज कर ले। तो कैसे होता है, इट मीन्स इफेक्टिव पोजेशन एंड कंट्रोल ऑफ गुड्स इज सप्लायर ऑफ गुड्स। इसमें जो गुड्स है ना वो सप्लायर के पास ही रहती हैं, बट वो सिर्फ बायर को कहता है कि आप यूज़ कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल उबर या ओला कार सर्विस चल रही है, उसमें देखो उनकी जो सप्लायर है ना उसका ड्राइवर आएगा कार लेके, वो बायर फिर उसको यूज़ करेगा जहाँ उसने जाना है, और बाद में कार जो है सेलर के पास ही रहेगी, सप्लायर के पास ही। तो हमने उसको पोजेशन नहीं दिया बायर को, कार नहीं दी हमने। तो इसको कहते हैं विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज। एक हो गया विद ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज, इसमें कार हमने बायर को दे दी कि जैसे मर्जी यूज़ कर। दूसरे में विदाउट ट्रांसफ़र राइट टू यूज में कार हमने सप्लायर ने अपने पास ही रखी, सिर्फ उसको कह रहे हैं भाई कि यूज़ कर ले और बस तेरा टाइम ख़त्म तो कार मेरे ही रहेगी। ठीक है ना, पोजेशन नहीं किया। आपको ये समझ आना चाहिए विद ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज एंड विदाउट ट्रांसफ़र, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। तो इसका मतलब है लाइसेंस है, रेंटल एंड लीज ट्रांजेक्शन आर स्पेसिफिकली क्रिएटेड है कि गिविंग सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल सेकंड ऑफ सीजीएसटी एक्ट है। तो इनको हमने गिविंग सप्लाई माना है, शेड्यूल 2 में मेंशन किया गया है। अब आता है सप्लाई है डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब क्या है, डिस्पोजल मीन्स सेलिंग ऑफ एसेट्स व्हेन द एंटिटी इज अबाउट टू क्लोज डाउन। डिस्पोजल होता है जैसे कोई फर्म बंद होने वाली है, वो अपनी एसेट बेच रही है। Thus, disposal means distribution, transferring to new hands, extinguishment of control over, forfeit or pass over control to another। तो हम अपना बिजनेस बेच के अपनी गुड्स से बेच रहे हैं, उनका कंट्रोल या जो राइट है वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। डिस्पोजल में आल्सो इंक्लूड डोनेशन इन काइंड और सप्लाईज इन ए मैनर अदर दैन सेल। ये भी हमारी सेल के अलावा जब आप सप्लाई कर रहे हैं वो भी डिस्पोजल हम कह सकते हैं। फिर आता है सप्लाई इन कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, हम कह रहे हैं सप्लाई होनी चाहिए इन कोर्स ऑफ बिजनेस और फ्रेग्रेंस ऑफ बिजनेस। इन कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, एवरी एक्टिविटी कैरी ऑन रेगुलरली टू रन ट्रेड और कॉमर्स। तो कोई भी एक्टिविटी जो आप करते हैं अपना रन करने के लिए ट्रेड या कॉमर्स को, तो एक इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मानी जाती है। For any trade or commerce to qualify as a business, the frequency, volume, quantity और regularity of such a transaction is not a prerequisite। अब जो आप बिजनेस या ट्रेड में कर रहे हो ना कोई ट्रांजेक्शन, तो उसकी फ्रिक्वेंसी बार बार हो रही है या कभी कभी हो रही है, या कितना वॉल्यूम कम ज़्यादा कितना है वॉल्यूम,
कॉन्टिन्यूटी में है या रेगुलर में है या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बिजनेस के पर्पज़ के लिए होनी चाहिए, तो वो आपकी सप्लाई मानी जाएगी। तो अब आता है लास्ट में, तो सप्लाई इन फ्रेग्रेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? एक्टिविटी कैरी ऑन टू डेवलप, मॉडिफाई और इम्प्रूव बिजनेस और टू एस्टेब्लिश न्यू बिजनेस आर इन फ्रेग्रेंस ऑफ बिजनेस। ये है कि अभी बिजनेस चल नहीं रहा, अब हम बिजनेस को डेवलप करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए कोई भी एक्टिविटी करते हैं, वो भी आपकी सप्लाई आ जाएगी इन फ्रेग्रेंस ऑफ बिजनेस है। तो एनी एक्टिविटी अंडरटेकन इन कोर्स for or for fragrance of business would constitute supply, since business include vocation, sale of goods और सर्विस even as a vocation is simply supply under GST। vocation होता है जो कभी कभी हम सेल करते हैं, नॉट रेगुलरली, तो वो भी हमारी सप्लाई मानी जाएगी, तो उससे GST चार्ज हो जाएगा। Similarly, services provided by a club or association to its members for consideration is also supply। तो फिर एक रिक्वायरमेंट है, सप्लाई होनी चाहिए बाय टैक्सेबल पर्सन। तो इफ सप्लायर इज ए टैक्सेबल पर्सन, सप्लाई विल बिकम टैक्सेबल। जस्ट सप्लायर मस्ट बी ए टैक्सेबल पर्सन, वेयर एज ए रिसिपेंट कैन बी इधर टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। तो वो सेलर को होना ही चाहिए टैक्सेबल, जो बायर होता है वो टैक्सेबल भी हो सकता है या नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल होता है जैसे फाइनल कंज्यूमर है, तो वो तो आगे GST पे नहीं करेगा, आगे सेल नहीं करेगा, तो वो नॉन टैक्सेबल हो गया, क्योंकि कंज्यूमर को रजिस्टर नहीं करवाता कभी। अब कोई अगर डीलर है, डीलर से जब खरीदता है रिटेलर, तो रिटेलर जो है वो टैक्सेबल पर्सन है, तो उस केस में हम कहते हैं कि जो रिसिपेंट कैन बी इज टैक्सेबल है। सप्लाई मेड टू सेल्फ आर आल्सो टैक्सेबल, देखिए आप अपने आप को कुछ चीज़ें सप्लाई कर रहे हो, वो भी टैक्सेबल है हमारे। तो मीनिंग ऑफ टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? तो जैसे टैक्सेबल पर्सन होते हैं, इज अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर CGST एक्ट। तो एक हम कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन कब जरूरी होती है? तो जो पर्सन रजिस्टर हो चुका है या उसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, जैसे उसकी टर्नओवर लिमिट हमने की थी ना लास्ट टाइम कि 20 लाख से ज़्यादा है या 10 लाख से, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अभी नहीं करवाई पर वो लायबल है, तो वो भी मतलब है टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा। या कुछ पर्सन है जिन्होंने अपनी इच्छा से करवा लिया रजिस्ट्रेशन। सिमिलरली ए पर्सन नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, एक पर्सन है वो लायबल नहीं है रजिस्टर करवाने के लिए, बट हैज टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन एंड गॉट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड इज आल्सो ए टैक्सेबल पर्सन। तो जो सर्टन है जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाता है GST एक्ट में, वो भी टैक्सेबल पर्सन बन जाएगा। टैक्सेबल सप्लाई, GST is chargeable only if the supply is taxable, that is supply should not be in negative list or not exempted। तो टैक्सेबल होनी चाहिए तभी GST चार्ज होगा। फिर हमने किया है सप्लाई है आपकी फॉर कंसीडरेशन। सप्लाई मेड फॉर कंसीडरेशन, चाहे वो मॉनिटरी है और नॉन मॉनिटरी है, जैसे बार्टर या एक्सचेंज ऑफर में होता है। कंसीडरेशन में फ्लो फ्रॉम, अब जो कंसीडरेशन मिल रहा है ना सप्लायर को, इट मे बी रिसीव फ्रॉम रिसिपेंट दे रहा है चाहे और बाय थर्ड पर्सन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस कंसीडरेशन मिलना चाहिए सप्लायर को, तो वो सप्लाई बन जाएगी। तो एनी ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विदाउट कंसीडरेशन इज नॉट ए सप्लाई अनलेस इट इज डीम्ड टू बी सप्लाई अंडर शेड्यूल 1। तो अभी हम देखो डिस्कस कर रहे हैं ना, सप्लाई होनी चाहिए फॉर कंसीडरेशन। सोच लो कोई सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन है, उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, पर वो तभी सप्लाई मानी जाएगी जब वो शेड्यूल 1 में मेंशन की गई है। इसका मतलब है शेड्यूल 1 में कुछ एक्टिविटी मेंशन की है जो विदाउट कंसीडरेशन है और वो सप्लाई मानी जाएंगी। उसके अलावा और कोई भी एक्टिविटीज़ हैं जो शेड्यूल 1 में मेंशन नहीं की गई और विदाउट कंसीडरेशन है, वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। फिर आता है सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन क्या है आपकी? तो इसमें सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन है, जैसे सेल प्रमोशन स्कीम चलती हैं विदाउट कंसीडरेशन, वैसे वो सप्लाई है या नहीं है वो देख रहे हैं हम। A number of sale promotion schemes are commonly employed by the businesses to engage sales volume or to encourage the use or trial of a product or service so that new customers get attracted towards products। ठीक है, तो सेल प्रमोशन स्कीम होती है ना कि हम आपको डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं, कोई एक के साथ एक चीज़ फ्री दे रहे हैं अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए, तो क्या वो सप्लाई मानी जाएगी आपकी? और वो विदाउट कंसीडरेशन है, जैसे एक चीज़ के साथ एक फ्री मिल रही है, वो फ्री मतलब विदाउट कंसीडरेशन है, तो उसका देखते हैं। तो एक्ट सेक्शन 71A, द गुड्स और सर्विसेज विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसीडरेशन
shall not be required supply except activities mentioned in schedule 1। तो जो फ्री में मिलेंगे वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी जब तक वो शेड्यूल 1 में मेंशन नहीं किए आपको। इसका मतलब है, अब एग्जांपल देखते हैं। अ फ्यू सेल प्रमोशन स्कीम्स हैव बीन एग्जामिन्ड अंडर। तो वो फ्री सैंपल्स और गिफ्ट दे रही है कंपनी, सैंपल्स विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसीडरेशन डू नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई। तो ये किसी में सप्लाई नहीं मानी जाएगी क्योंकि शेड्यूल 1 में भी मेंशन नहीं किया कि जो आपको सैंपल या गिफ्ट है वो सप्लाई है। बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। इट इज ए केस ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज, जिसमें दो या उससे ज़्यादा सप्लाई होती हैं, वेयर ए सिंगल प्राइस इज बीइंग चार्ज फॉर द एंटायर सप्लाई। तो जैसे आपको कह रहे हैं ना 1 शर्ट के लिए प्लस 1 फ्री है, तो समझो 2 शर्ट का जो प्राइस है वो 1 शर्ट के बराबर है, तो वो सिंगल प्राइस है, वही आपका प्राइस माना जाएगा। तो इसको हम फ्री नहीं कह सकते, किसी फॉर कंसीडरेशन। सो इट कैन एट बेस्ट बी ट्रीटेड एज सप्लाइंग गो, इसको हम कहते हैं सप्लाइंग 2 गुड्स फॉर द प्राइस ऑफ 1। इसमें किसी फॉर कंसीडरेशन है तो ये आपकी सप्लाई मानी जाएगी, टैक्सेबल है। So it means taxability of such supply will be depending upon as to whether the supply is a composite supply और a mixed supply। हाँ, पर इसमें ये है जैसे एक शर्ट के साथ आपको दूसरी शर्ट फ्री मिल रही है, हमें पर ये देखना पड़ेगा अब वो कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है, तो उसके हिसाब से फिर जो रेट ऑफ टैक्स है वो आपका डिटर्मिन हो जाएगा। रेट ऑफ टैक्स शैल बी डिटर्मिन अकॉर्डिंगली। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं। देखो पहला एग्जांपल, गुड्स आर सेंड फॉर ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑन रिटर्नेबल बेसिस। हमें किसी कस्टमर को गुड्स भेजिए डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए और वो वापस भी कर सकता है, तो एक सप्लाई ऑफ गुड्स नो, क्योंकि इसमें कंसीडरेशन तो है ही नहीं। इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज सप्लाई एज देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ अ टाइटल इन द गुड्स। ना तो हमने गुड्स का टाइटल ट्रांसफर किया, राइट किया है, ना ही हमें पैसे मिलेंगे, तो दिस इज नॉट सप्लाई। एग्जाम्पल 2, तो ए जो ओनर ऑफ ए प्रिंटर, तो ही ट्रांसफर द राइट टू ऑपरेट द प्रिंटर टू बी फॉर ए कंसीडरेशन ऑफ 10,000 पर मंथ फॉर 3 मंथ। इट इज सप्लाई। तो ए के पास ना प्रिंटर है, तो वो प्रिंटर उसने ट्रांसफ़र कर दिया टू ऑपरेट, मतलब उसको राइट दे दिया यूज़ करने का कि वो 3 महीने यूज़ करेगा और 10,000 आपको देगा पर मंथ। तो क्या ये सप्लाई मानी जाएगी? आंसर है इसका ओनरशिप ऑफ प्रिंटर की नो ट्रांसफ़र बट राइट इन द प्रिंटर इज ट्रांसफ़र। हमने ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र की, पर उसका राइट हमें दे दिया है प्रिंटर का, तो एक इज सप्लाई। तो वो जब हम कहते हैं ना ट्रांसफ़र होती है विद राइट, तो वो आपकी सप्लाई मानी जाएगी। थर्ड एग्जाम्पल है, मिस्टर एम इज ए प्रैक्टाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइडेड सर्विसेज टू ए लिमिटेड। उन्होंने ए लिमिटेड जो है एक डीलर है ऑफ लैपटॉप्स का, उनको सर्विसेज दी है। इन रिटर्न ए लिमिटेड विल गिव्स टू एम अ लैपटॉप। तो वो ए जो है एक मिस्टर एम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने सर्विसेज दी ए लिमिटेड जो डीलर है लैपटॉप का, तो उस सर्विसेज के बदले में चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक लैपटॉप मिल जाएगा। तो मतलब सर्विस के बदले में आपको लैपटॉप मिला, यह कॉन्सिडरेशन है, तो क्या ये टैक्सेबल सप्लाई है? तो हेयर यस, टू वे सप्लाई टेक्स प्लेस। तो एम इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस, एम को अपनी सर्विस दे रहा है सीए की, एंड ए लिमिटेड इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। ए लिमिटेड अपना लैपटॉप सेल कर रही है समझो उसको, तो एक ही बार्टर ट्रांजेक्शन मानी जाएगी, हैंस टैक्स इज पेबल बाय बोथ। तो दोनों पार्टीज को ही टैक्स चार्ज होगा, जीएसटी। एग्जाम्पल 4, एक्स इज ए डीलर ऑफ न्यू कार। तो एक्स न्यू कार सेल कर रहे हैं, एक्स सेल्स न्यू कार की प्राइस रखी है उसने 8,25,000 टू बी एंड एग्रीज टू रिड्यूस ₹1,25,000 इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड कार। तो वो प्राइस है 1,25,000 कम कर देगा, लेकिन इसको ओल्ड कार भी मिल रही है एक्सचेंज ऑफर में, तो क्या ये सप्लाई मानी जाएगी? एंड वट शैल बी वैल्यू सप्लाई क्या होगी? यस, इट इज एक्सचेंज ऑफ न्यू कार विद ओल्ड कार, तो इसकी सप्लाई मानी जाएगी। एंड सेक्शन 7 बने, इसका नाम था एक्सचेंज ऑफर। एंड वाई हैज मेड सप्लाई ऑफ ओल्ड कार टू एक्स, एक्स हैज मेड सप्लाई ऑफ न्यू कार टू वाई। तो इफ वाई इज ए रजिस्टर्ड पर्सन है, ही विल बी लाइबल टू पे जीएसटी ऑन वाई। क्योंकि है, अब देखो वाई को वैसे कंज्यूमर है, पर देखिए वो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, फिर उसको भी जीएसटी पे करना है 1,25,000 पे। एंड एक्स विल बी लाइबल टू पे जीएसटी एज डीलर ऑफ न्यू कार ऑन 8,25,000 विच एक्स इज वेदर एक्स इज रजिस्टर्ड और नॉट। अब ये तो डीलर है कार का, तो क्या वो रजिस्टर है या नहीं, तो उसको तो नई कार की जो वैल्यू है उस पर जीएसटी पे करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल 5,
तो एक्स जो है एक डेवलपर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, एक्स ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है एंड होल्डर ऑफ लाइसेंस देयर ओन। तो लाइसेंस टू यूज सॉफ्टवेयर वाज गिवन टू डिफरेंट क्लाइंट फॉर रुपये 12 लाख। तो वो लाइसेंस उसने आगे लीज पे दे दिया है, रेंट पे दे दिया है किसी दूसरे क्लाइंट को 12 लाख में। क्या वो सप्लाई मानी जाएगी? यस, हमने यही कहा अभी, लाइसेंस टू यूज IT सॉफ्टवेयर ये सप्लाई एक्ट सेक्शन 718। सिक्स एग्जाम्पल है, ए ओन्स ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन ए प्राइम कमर्शियल लोकेलिटी, लार्ज वेकेंट लैंड इन द बैकयार्ड इज गिवन ऑन द रेंट। तो एक ये जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है प्राइम लोकेलिटी में, और पीछे एक ना वेकेंट लैंड पड़ी है वो बैकयार्ड में, वो उसने किराए पे देगी 2,50,000 पर मंथ में पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर को, बी को। हु है कि सेटअप पार्किंग फैसिलिटी हो गया सेकंड हैंड। ये सप्लाई, क्या वो सप्लाई मानी जाएगी? लैंड को आपने रेंट पे की है, तो लीज ऑफ लैंड ये टैक्सेबल सप्लाई है अगर सेक्शन 718। तो हम लीज पे दे रहे हैं लैंड को, तो नेक्स्ट इस पर्पज के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर को दी है आपने, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी सप्लाई मानी जाएगी। एग्जाम्पल 7, तो सपोज क्लब एग्रीज टू हायर सर्विसेज ऑफ क्रिकेट प्लेयर ए फॉर ए कंसीडरेशन ऑफ ₹30 लाख। सपोज क्लब है तो एक क्रिकेट प्लेयर की हमने सर्विसेज दी है 30 लाख में। इन एडिशन टू दिस द एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट द प्लेयर शैल बी प्रोवाइडेड विद कार वैल्यू ₹20 लाख। हम उसको प्लेयर को ना 30 लाख रुपए भी देंगे प्लस एक कार भी देंगे 20 लाख की, बट टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई सर्विसेज एक्ट सेक्शन 718। टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई इज अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन विच इज इन मनी प्लस नॉन मनी कंसीडरेशन, हैंस वैल्यू सप्लाई इज 50 लाख। 50 कैसे बना? 30 लाख की आपकी हो गया कैश और 20 लाख की होगी कार, और जिस पे GST चार्ज होगा। यानी कि एग्जाम्पल 8, तो ए एग्री टू सेल इट्स बिजनेस टू बी फॉर ए कंसीडरेशन ऑफ 40 लाख। अब ए ने अपना पूरा बिजनेस ही सेल कर दिया, इसका नाम था डिस्पोजल, तो 40 lakhs में। एंड ए फर्दर एग्रीज दैट इट विल नॉट कंडक्ट सेम और सिमिलर बिजनेस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। और वो कहता है ए कि मैं इस टाइप का बिजनेस आने वाले 5 साल भी नहीं करूँगा, फॉर विच बी ने उसको 10 लाख और दे दिए। वट इज वैल्यू सप्लाई और बिजनेस टू ए, तो सप्लाई की वैल्यू क्या मानी जाएगी? तो वैल्यू सप्लाई शैल आल्सो इंक्लूड कंसीडरेशन फॉर टॉलरेटिंग और नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी। तो देखो वो जब वो बी कह रहा है ना कि मैं ये बिजनेस नहीं करूँगा, उसका क्या है कि हम बी टॉलरेट कर रहे हैं कि वो इस बिजनेस को नहीं करेगा, उसके बदले में उसको पैसे मिल रहे हैं, तो वो भी हमारा कंसीडरेशन माना जाएगा। तो वैल्यू सप्लाई आएगी 50 लाख से। 50 कैसे बना आपका? ठीक है, 40 लाख तो ये है और 10 लाख आपका ये है, ये बन गया 50 लाख। एग्जाम्पल 9, equipment is sent to manufacturer factory for repairs and calibration within India on a returnable basis। तो आपने कोई इक्विपमेंट खरीदा, वो हमने मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री में भेजा रिपेयर करने के लिए, और कैलिब्रेशन विदिन इंडिया ऑन रिटर्नेबल बेसिस, क्या वो सप्लाई मानी जाएगी? तो उसमें आप रिपेयर के लिए भेज रहे हो लेकिन नो सप्लाई नहीं है, सिंस नो सेल हैज टेकन प्लेस एंड नो ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन द इक्विपमेंट। सिर्फ हम अपनी चीज़ ठीक करवाने के लिए भेज रहे हैं ना इसमें, तो हमारी तरफ से कोई सप्लाई नहीं है, ना हमने ओनरशिप ट्रांसफ़र करी, ना हमने उसका टाइटल ट्रांसफ़र किया भी आप किराए पे गए को हमें, तो इसमें किसी नो के सप्लाई। एग्जाम्पल 10, सो ए लिमिटेड सप्लाई स्पेयर पार्ट्स फ्रीली टू रीप्लेस ड्यूरिंग वारंटी पीरियड। जैसे अब ओके ना, कार की कंपनी है, वो डीलरों को ना स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करती है ताकि वो आगे वारंटी पीरियड में जब रिप्लेस करें वो अपने कस्टमर को दे सकती है, तो क्या वो सप्लाई मानी जाएगी? तो इन दिस केस तो आंसर इट इज नॉट सप्लाई, ये भी सप्लाई नहीं है। GST नॉट चार्जेबल इफ फ्री रिप्लेसमेंट ये प्रोवाइडेड बाय ए बिजनेस टू कस्टमर विदाउट कंसीडरेशन अंडर वारंटी, क्योंकि इसका प्राइस हम पहले ले चुके हैं जब कार सेल की थी, जो फ्री वारंटी देनी है वो तो उस टाइम सप्लाई बन गई आपकी। अब ये सप्लाई नहीं है, जो फ्री रिप्लेसमेंट देंगे वारंटी में, और ये है विदाउट कंसीडरेशन है। एग्जाम्पल 11, मोहन एक फेमस एक्टर है, एक पेंट्स सम पेंटिंग्स एंड सेल्फ, उसने क्या किया, कोई पेंटिंग बनाई और उसको बेच दिया। कंसीडरेशन फ्रॉम सच सेल इज टू बी डोनेटेड, उससे जो पैसे मिलेंगे वो उसने डोनेशन देनी है चैरिटेबल ट्रस्ट को। क्या ये टैक्सेबल सप्लाई है? यस, वो सप्लाई मानी जाएगी। यस, द सेल ऑफ पेंटिंग बाय एक्टर क्वालिफाई ए सप्लाई इवन दो इट इज वन टाइम इवेंट, क्या वो एक ही बार कर रहा है ये काम और क्या वो डोनेशन भी दे रहा है, तो भी सप्लाई मानी जाएगी। एग्जाम्पल 12,
एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है RWA, इट प्रोवाइड सर्विस ऑफ डिपॉजिटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द रेजिडेंट इन लिeu सम चार्जेस। सोसाइटी बनी होती है जो रेजिडेंट वेलफेयर की, वो क्या करते हैं अपने जितने भी जैसे 50 फ्लैट हैं सबसे कुछ पैसे लेते हैं, फिर उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल को डिपॉजिट कर देते हैं। तो अब क्या ये सप्लाई मानी जाएगी ऑफ सर्विस की? तो आंसर है प्रोविजन ऑफ ए सर्विस बाय ए क्लब और एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी टू इट्स मेंबर्स फॉर कंसीडरेशन एक तरीके सप्लाई एज इट इज इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। अभी हमने की थी ना डेफिनेशन ऑफ सेल, तो उसमें आया था तो कोई क्लब या एसोसिएशन अपने मेंबर को सर्विस ही दे रहा है फॉर कंसीडरेशन, वो आपकी सप्लाई मानी जाएगी, इट इज सप्लाई। फिर हमने किया सेक्शन 7(1)(b) में कि जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विस का फॉर कंसीडरेशन वेदर नॉट इन कोर्स और फॉरगिवनेस ऑफ बिजनेस, वो भी आपकी सप्लाई मानी जाएगी। तो इसको जो एक्सप्लेन करते हैं, सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसीडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फॉरगिवनेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो हमने किया कि इंपोर्ट की सर्विसेज चाहे वो बिजनेस के लिए है या नहीं है, बट कंसीडरेशन है हमारा, तो वो सप्लाई मानी जाएगी। तो दिस implies that import of services even for personal consumption would qualify as supply। जैसा कि जब आप इंपोर्ट करोगे सर्विस का फॉर पर्सनल कंजम्पशन, वो भी सप्लाई मानी जाएगी एंड देयरफॉर वुड बी लायबल टू टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो जिसमें जो कंज्यूमर है ना जो इंपोर्ट कर रहा है उस पर GST चार्ज हो जाएगा, उसको कहते हैं रिवर्स चार्ज बेसिस। तो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सर्विसेज में अप्लाई होता है ये एंड नॉट फॉर गुड्स के लिए। एक शुड भी इम्पोर्ट और सर्विस होनी चाहिए एंड वेयर द सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट द रिसीविंग इन प्लेस ऑफ सर्विस इज इन इंडिया। तो एक्ट सेक्शन 21 ऑफ IGST एक्ट, ऑल इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विसेज मेड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2017 will be liable to IGST even if the transaction for such import has been initiated before 1 July 2017. So however, if the tax on such imports and services has been paid in full or in part under the old laws, only the balance amount of tax shall be payable on such import. Further, in case of importation of services may be in the course or furtherance of business or no job। ठीक है, ये तो है कि जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज का, चाहे वो मे बी इन द कोर्स ऑफ फ्रेगनेंस ऑफ बिजनेस और नॉट। दैट इज इफ इम्पोर्ट सर्विस इज फॉर पर्सनल यूज के लिए भी आप ये इम्पोर्ट कर रहे हैं ना सर्विसेज का, इवन देन सच ए सर्विस इज लायबल टू GST। तो ये भी आपकी टैक्सेबल है, लायबल है टू GST। तो एग्जाम्पल सर्चिंग देखते हैं। तो ए है कि डाउनलोडेड और इम्पोर्टेड सॉन्ग फॉर कंसीडरेशन फॉर पर्सनल यूज, तो यह सप्लाई मानी जाएगी। आजकल इंटरनेट से आप डाउनलोड कर लो, ठीक है, वो इम्पोर्ट हो गया सॉन्ग किसी भी फॉरेन कंट्री का पर्सनल यूज के लिए, और आपने पेमेंट भी कर दी, तो क्या सप्लाई है? आंसर है एक्ट सेक्शन 7(1)(b) एक सप्लाई ऑफ सर्विस एंड IGST विल बी लेवाइड। Importation of services may be in the course of furtherance of business or not। तो एक और एग्जांपल है, फैशन एप्परल्स एंड डेली अवेयर्स फैशन डिजाइनिंग सर्विसेज ऑफ 20 लाख फ्रॉम ग्राफिक डिजाइन इन सिंगापुर। ये कंपनी है फैशन एप्परल की, उसने फैशन डिजाइनिंग की सर्विस अवेल की है 20 लाख की, और ग्राफिक डिजाइन है सिंगापुर। तो यह सप्लाई है, इफ सो हुई लायबल टू पे GST। यस, एक्ट सेक्शन 7(1)(b) एक इम्पोर्ट सर्विस है एंड हैंड सप्लाई है, और कौन टैक्स पे करेगा? इम्पोर्ट में इम्पोर्टर ने पे करना है। फैशन एप्परल्स इन डेली बीइंग रिसीपिएंट ऑफ सर्विस इज लायबल टू पे IGST, और इस पर इम्पोर्ट पर लगेगा IGST। ये हमने डिस्कस किया था, ये सप्लाई फॉर कंसीडरेशन। इसके मैंने एग्जांपल्स भी आपको करवाई हैं, 14 एग्जांपल्स हमने कवर किए, यू कैन ट्राई इट राइट। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सप्लाई जो है विदाउट कंसीडरेशन नेक्स्ट लेक्चर में।